हेलो दोस्तों, यह बुक यूथ पब्लिकेशन की आरआरबी की बुक है जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संवैधानिक विकास एवं व्यवस्थाओं को देखेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। आपके थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? ये जो है सरदार पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। अब देखिए, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को। कब? 1925 में। ये कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौन थे? बड़े भाई थे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे मूलतः? 395। समझ रहे बात? अब देखिए क्या है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना। भारत का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। ठीक है ना। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 से। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपका आंसर हो जाएगा संविधान की नम्यता ना होना। ये बात गलत है। देखिए और क्या बातें? अखिल भारतीय सेवाएं, ये बात सही है। प्रतिनिधित्व की असमानता और सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसके बारे में अनुच्छेद 312 में कहा गया है। प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा अनुसूची 4 में। सशक्त केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार 249 में। आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 तक। और भारत का संविधान ना तो लचीला मतलब कि नम्य और ना ही कठोर मतलब कि अनम्य, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है ना। भारतीय संविधान कैसा है? ना तो लचीला है ना ही कठोर है। ठीक है ना। ये सब देखिए। आपातकालीन के बारे में 352 से 360। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये अनुच्छेद 155 में कही गई ये बात। ठीक है ना। अब देखिए भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा संसदीय सरकारें हैं। ठीक है ना। अब देखिए भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार की संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है प्रथम अनुच्छेद में? ये कहा गया है कि भैया जो इंडिया है ये जो है राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है।
भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? संघीय स्वरूप का परिणाम किसे कहा जा सकता है? बहुस्तरीय राज्य सरकार, ये सरकार संघ, राज्य और स्थानीय। बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये बात गलत, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्या विशेषताएं? संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, ये सभी जो है संविधान की विशेषताएं हैं। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। समझ रहे? अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। समझ रहे? भारतीय संविधान जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, बल्कि एकल नागरिकता की अनुमति देता है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि केंद्र की अलग नागरिकता हो, राज्य की अलग नागरिकता हो। मतलब कि अगर अपन यूपी से हैं तो यूपी से नागरिकता मिलेगी और भारत सरकार अलग से नागरिकता देगा। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, ये बात है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर। ठीक है, अब देखिए और क्या है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में विभाजन, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों में मतलब कि विभाजन। अब देखिए, लिखित एवं कठोर संविधान, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनी व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य, ऐसे इत्यादि। अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताएं ली गई हैं? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सबसे पहले जो संविधान सभा, मतलब कि ये बात किसने कही गई थी कि मतलब कि हमारे संविधान के लिए जो सबसे पहले संविधान सभा का होना जरूरी है, यह बात एम.एन. राय ने की थी सबसे पहले। अब देखिए, भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन जो औपचारिक रूप से ये बात किसने कही? एम.एन. रॉय ने। ठीक है ना, समझ रहे? लेकिन जो है 31 दिसंबर 1929 को यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। और देखिए, साल 1942 में क्रिप्स मिशन के भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में भारत, उसमें जो है संविधान सभा के गठन की जो है बात पूर्ण रूप से स्वीकार की गई थी, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। अब अगला प्रश्न देखिए, समझ गए इसको? सबसे पहले जो है जिक्र किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। औपचारिक रूप से किसने बोला? एम.एन. रॉय ने। ठीक है ना? और जो है पूर्ण रूप से स्वीकार कब किया गया? जब क्रिप्स मिशन भारत आया। और व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जब आया, ठीक है, 1946 में। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। अगर 14 वर्ष से नीचे कोई व्यक्ति काम करता है तो वह शोषण के विरुद्ध माना जाएगा। कोई बच्चा, बालक ही बोलेंगे उसको।
अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समझ गए अब? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24, अनुच्छेद आर्टिकल 24 किसके? शोषण के विरुद्ध। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अब देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया 9 दिसंबर 1946 को? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए संविधान सभा का जो है शुभारंभ इन्हीं के इन्हीं को अध्यक्ष बना करके प्रारंभ किया गया, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है ना, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। उसके बाद पुनः जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? 12 का ए। तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक ना, ये सबसे मतलब कि ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इसको, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण वो थी। अब देखिए इसमें क्या, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें कुछ जो है 7 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? संघवाद। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? संघवाद। अब देखिए, देश के शासन को चलाने के लिए, समझ रहे बात, देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। मतलब कि शक्तियों को जो है बांट दिया गया है कि इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये। इसीलिए कहते हैं कि देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। इस शासन प्रणाली में प्रश्नानुसार अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा 50। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण है। किसका विवरण है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित विवरण जो है अनुच्छेद 50 में मिलता है। ये अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 आता है।
अब देखिए अनुच्छेद 51 क्या कहता है। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में यह बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। समझ गए अब? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? आपका आंसर हो जाएगा संघवाद। ठीक है ना। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडस से हुई है, जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध है। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु एक समझौता है। संघवाद क्या है? संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारत के लिए संघवाद केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण है। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो। अब दोनों को किस तरीके से आपस में मिल करके शक्तियों का नियंत्रण करना है, किस प्रकार से सरकारें चलानी है, ये बात संघवाद बोलता है। इसी को संघवाद कहते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी, 16 का बी, संघवाद। ठीक है ना। क्या बोला? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? संघवाद। अब देखिए संघवाद के बारे में। भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें शक्ति को राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी सरकारी इकाइयों के बीच विकसित किया जाता है। यह राजशाही जैसी एकात्मक सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के पास विशेष शक्ति होती है। समझ रहे? जिसमें जो है केंद्रीय प्राधिकरण के पास विशेष शक्ति होती है। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया। कब चुना गया? 29 अगस्त 1947 को। अब देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? A.V. ठक्कर जो है मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए सभी नाम जो है भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। कैसे? गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी। इनका भी कृष्ण करके फुल फॉर्म नहीं है पता, ऐसा ही है। मोहम्मद सदुल्लाह, N. माधव राव, B.L. मित्र के स्थान पर ही आए थे L. माधव राव। और T.T. कृष्णमाचारी, D.V. खेतान की मृत्यु के बाद जो है T.T. कृष्णमाचारी आए थे।
अतः स्पष्ट है कि A.V. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? आपका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? 3 साल। अब देखिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह कौन थे? ये स्वतंत्र भारत प्रथम रक्षा मंत्री थे। और बीबी गिरी ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे।